राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के नमस्कार लिए जंटी में 19 जून स्वागत को है होने वाले चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे। राजस्थान में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब कांग्रेस के उस आरोप के बाद और तलखियां बढ़ती जा रही हैं, बयानबाजी तेज हो रही है और बात केवल कांग्रेस तक नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा आरोप लगाया है कि दिल्ली से जयपुर तक खरीद फरोख्त का जो एक मंसूबे थे वह कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिए हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो को सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जी के लेटर के बाद में भी बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी आ रही है। चाहे राजेंद्र राठौड़ हो या फिर गुलाबचंद कटारिया हो या सतीश पूनिया हो, तमाम बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। खैर, लेकिन लबोलुआब ये है कि राज्यसभा का चुनाव सामने है और राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार को आशंका थी कि खरीद फरोख्त हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने 2 प्रत्याशी उतारी हैं और अगर आंकड़े की बात करें तो 27 विधायकों की आवश्यकता है जो बीजेपी के पास नहीं है। आखिर वो विधायक कहां से मैनेज होंगे, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह भी रहेगी कि क्या राज्यसभा चुनाव के बाद भी इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, जिसको लेकर के सरकार चिंतित है। तो तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़े रहेंगे। नारायण बारट साहब वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक हमारे साथ हैं, मदन राठौड़ हैं, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपको पहले मजमून दिखाऊंगा, उसके बाद हमारे अतिथि हैं उनके पास लौटूंगा। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सियासत जारी है। संख्या बल के मुताबिक अब भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी सियासी उठापटक और बाड़ाबंदी की नौबत क्यों आई? क्या बहुमत वाले दल को अपने प्रत्याशियों की हार का खतरा है या विपक्ष की सेंधमारी के डर ने सरकार में खलबली मचा दी है? दरअसल इन तमाम सवालों के जवाब विधानसभा में दलों के संख्याबल और राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित में छिपे हैं। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में संख्याबल के मुताबिक 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय थी। ऐसा तब संभव था जब कांग्रेस के 2 और बीजेपी की ओर से 1 उम्मीदवार मैदान में होता, तब तीनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी ने पहले राजेंद्र गहलोत को अपना प्रत्याशी बनाया और फिर ओंकार सिंह लखावत को अपना समर्थन देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह कोई भी नुकसान उठाना नहीं चाहती, इसलिए कोरोना काल में सीएम गहलोत के नेतृत्व में विधायकों का सियासी क्वारंटीन कर दिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है। हमारे विधायक बहुत समझदार है, समझ गए और खूब उनको लालच देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता। कोई पद का लालच नहीं, न पहले का लालच। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग इस पे है तो शुरू से बहुत पहले से है, लेकिन तब से इनकी गतिविधियां और अधिक तेज हो गई, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, पैसे की कोई इनके पास कमी नहीं है, पैसे का हिसाब नहीं देना चाहते। बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी कहूं तो वो ठीक नहीं, लेकिन ये कह सकता हूं राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि भाजपा की तोड़फोड़ की कोई रणनीति नहीं थी, लेकिन विधायकों की बाड़ाबंदी ने कांग्रेस की अंतर्कलह की आशंकाओं को प्रमाण पत्र दे दिया है। कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से लोगों के मन से उतर गई। उनके अपने विधायक मोदी जी की और बीजेपी की नीतियों पर भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी में उनको कोई राजनीतिक भविष्य दिखता नहीं है और जिस तरीके से राजस्थान में अंतर्कलह है, जो अंतर्विरोध है, सरकार की बुनियाद उसी पर थी और आज वो परिपक्व होने की कगार पर है, इसलिए उनको लगता होगा। अपनी पार्टी और निर्दलियों को उन्होंने किसी होटल में कैंप कराया है और आरोप हमारे पर लगा रहे हैं। मैं सोचता हूं जहां उनकी सरकार है, जहां उनका प्रशासन है, वो शिकायत किसको करना चाह रहे हैं? मैं सोचता हूं कि मुझे जो कुछ भी अनुभव होता है वो ये होता है कि स्वयं कांग्रेस में इतना भारी बिखराव लग रहा है कि उसको संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक वायरल ऑडियो ने सियासी भूचाल मचा दिया है। सरकार बर्बाद कर देगी का वहां कर
और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे, मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। मध्य प्रदेश और गुजरात में बाड़ाबंदी के बाद राजस्थान में भी बाड़ाबंदी का सिलसिला कहीं न कहीं देश में राजनीतिक अनिश्चितता की ओर संकेत दे रहा है। इसमें उस वोटर का क्या कसूर है जिसने अपने एमएलए को किसी राजनीतिक विचारधारा के साथ चुना है? हालांकि राज्यसभा चुनाव को देखें तो राजस्थान में आंकड़े पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद भी तोड़फोड़ और बाड़ाबंदी का ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? क्या हुक्मरानों ने इसे न्यायिक दायरे में नहीं रखा ताकि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की रक्षा हो सके? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। तो चलिए, मजमून आपने देखा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में सरकार को कोई खतरा है या कांग्रेस में भीतरी घात की कोई आशंका है? आखिर बाड़ेबंदी क्यों की गई? लेकिन कोरोना का दौर है, कहा यह जा रहा है कि इसे सियासी क्वारंटाइन कर दिया गया है। 19 तारीख को जब मतदान होगा तब सीधे विधानसभा लाया जाएगा विधायकों को। अभी तक की रणनीति कांग्रेस की है। अविनाश पांडे पहुंच चुके हैं, सुरजेवाला पहले से हैं, और इस बीच लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई भी दूध का जला होता है तो छाछ को भी फूंक मार के पीता है, दोबारा ना जल बैठे। मैं बारठ साहब के पास जाऊंगा सबसे पहले। बारठ साहब, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? कांग्रेस के पास में सफिशिएंट मेजोरिटी है, उसके बावजूद भी कांग्रेस को डर है कि कहीं विधायक टूट के ना चले जाएं। ये अहले सियासत का दस्तूर हो गया है। इंसान खरीद फरोख्त के हाथों मजबूर हो गया है, और ये पिछले कुछ सालों का तजुर्बा बताता है कि जब जब भी बिका है जमीर, बना है कोई वजीर। ये खेल लंबे समय से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कानूनी तौर पे जीत जाए पर नैतिक तौर पे हार जाएगी, क्योंकि जब आपका बहुमत नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, तो आपको प्रत्याशी खड़ा करके कानूनी रूप से आप सही हो लेकिन नैतिक तौर पे आप गलत हो। और कांग्रेस पार्टी भी अतीत में ऐसी कई गलतियां कर चुकी है जिससे उनसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम शुचिता की राजनीति करेंगे। मदन राठौड़ साहब बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मेघालय में आपने क्या किया, मणिपुर में आपने क्या किया, गोवा में आपने क्या किया, कर्नाटक में आपने क्या किया, गुजरात में आपने क्या किया, महाराष्ट्र में आपने क्या किया? एक लंबी सूची, एक फहरिस्त है दल बदल करवाने की, सत्ता हासिल करने की। ये आपको शोभा नहीं देता? जब मुल्क हमारा लॉकडाउन में है, जब मुल्क कोरोना से लड़ रहा है, तो आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऊपर से इशारा था, वो आपके हाईकमान का नाम ले रहे हैं। वाजपेयी जी की रूह आज क्या कह रही होगी? ये बहुत खराब खेल है, और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की विफलता है कि अपने विधायक जो 1-1 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके जमीर की पहरेदारी के लिए उनको होटलों में रखा जाता है। ये दोनों राजनीतिक पार्टियों का फेलियर है। जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये चुनाव में यहां खड़ा करके ठीक नहीं किया है। 3 प्रत्याशी होते, एक बेहतरीन लड़ाई होती। खेल के कुछ नियम होते हैं, और हम वो संसार के मुल्क हैं जिसने कभी नहीं कहा कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। हमने तो जंग के भी उसूल बनाए, नियम बनाए, महाभारत काल से बनाए हैं। अगर हम नियमों की पालना नहीं करेंगे, हम आम नागरिक को क्या पैगाम देंगे, क्या संदेश देंगे? हमारी पीढ़ियां आपसे क्या शिक्षा लेगी? आप क्या तालीम दे रहे हो? इस तरह का राजनीतिक अखाड़ा लगा करके इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए था, लेकिन सत्ता की लड़ाई का खेल हो रहा है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और अक्सर ये कहा जाता है कि उन्होंने भी ऐसा किया था। देश में एक कांग्रेस का विकल्प चाहिए था। जब इंदिरा गांधी जी जिस रूट पे निकल चुकी थी, जो लोकतंत्र के खिलाफ था, चाहे उसमें पत्रकार हो, चाहे समाज सेवी हो, तमाम लोग उस लड़ाई के अंदर सामने आए। इंदिरा जी ने इस बात का एहसास भी हुआ और उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन अगर आज कोई भी पार्टी जो विकल्प के रूप में जिसे देश में लाया गया और खड़ा किया गया, जिसके आधारशिला इसी रूप में रखी गई थी कि तानाशाही को कोई जगह नहीं होगी, और अगर ये उदाहरण देकर के अगर कोई अपना बचाव करे कि उनके वक्त भी तो ऐसा था, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में उचित नहीं है। हमें करना चाहिए, बिल्कुल अपनी रूट लाइन तय करनी चाहिए, सिद्धांतों की बात करनी चाहिए। यही बड़ी वजह है कि अब आइडियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो अभी कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल अपना कितना दावा ठोके कि जो आधारशिला और जो मूल विचारधारा रही थी, जिसको आधार बनाया गया था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैंने एक रोज पहले भी इस बात का जिक्र किया। पार्लियामेंट के अंदर
जब बाबरी मस्जिद गिराने के बाद डिबेट चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी कि बड़ी तकलीफ होती है कि चुनी हुई सरकारों को इस तरह से बेदखल करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ये खारिज किया जाना चाहिए, इसकी समीक्षा होने की आवश्यकता है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं इस अतीत को अपना एक आधार नहीं बनाए और इसे खारिज किया जाना चाहिए। जो चुनी सरकार है उन्हें चुने रहने का और अपना काम करने का पूरा अधिकार है, लोकतंत्र और संविधान ने दिया है, तो पूरी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन भारत साहब जो जिक्र कर रहे थे कि अटल आडवाणी, वो हमेशा इस बात को लेकर के खिलाफ रहे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जनादेश यात्रा के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भैरव सिंह शेखावत थे। अलग अलग क्षेत्रों में यात्राएं निकाली गई थी, अटल जी ने निकाली, वाजपेयी जी ने निकाली, उस वक्त सुषमा जी थी उन्होंने निकाली, सिकंदर बख्त ने निकाली। लेकिन अब दौर बदल रहा है। मदन राठौड़ साहब, भारत साहब ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी एक कुलीनों के कुनबे के रूप में जानी जाती रही है, हमेशा लेखकों ने आलेख में लिखा भी है, एक दौर भी चला, उसको एप्रिशिएट भी किया। लेकिन आज हम सैद्धांतिक रूप से समझौता कर बैठे हैं, और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है, दम कोई कितना भी भरे, लेकिन ये उचित नहीं माना जा सकता कि लोकतंत्र में चुनी सरकारों को हटाना या फिर खरीद फरोख्त हो, क्योंकि ये बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त कभी भी कहीं पे भी कांग्रेस करने में माहिर रही है। अगर वही काम बीजेपी करेगी तो फिर कितना उचित रहेगा ये? देखिए, मैं तो भारत साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने इतने उदाहरण गिना दिए, कई प्रदेशों के उदाहरण गिनाए। आप भारत जी एक विचार करिए कि फिर कांग्रेस के कैडर का क्या हुआ? कांग्रेस अपने किस प्रकार के उम्मीदवार चुनती है? क्या वो कट्टरपंथी नहीं है? क्या वो ऐसे ढुलबुल है, ऐसे बिकाऊ है क्या? ये थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि क्या है उनका कैडर, कहां गया उनका कैडर। इसका मतलब उनके पास में कैडर नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। ये मैं ठीक नहीं मानता, ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, हमने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया, इसका जवाब सीधा सा है, आत्मा की आवाज पर राज्यसभा के वोट दिए जाएं। आपको मालूम होगा भारत जी, आपको पता है, ये खंडेलवाल जी भी जानते हैं कि जब इंदिरा जी थी देश की प्रधानमंत्री, उस समय कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ में इन्होंने वीवी गिरी को आत्मा की आवाज पर खड़ा किया था। अपने अधिकृत प्रत्याशी यानी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराया और वीवी गिरी को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया, मतलब आत्मा की आवाज पर। तो हमने भी आत्मा की आवाज पर उम्मीदवार खड़ा किया है। मिले, आत्मा काम करेगी, आत्मा जवाब देगी कि कौन इस समय ठीक काम कर रहा है। क्या मोदी जी का मतलब जो शासन है वो व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके मन में भी इस प्रकार की भावना जागृत होगी कि हमारी आत्मा कहां जाना चाहिए, हमको किस दिशा में जाना चाहिए। और जितने आपने उदाहरण दिए भारत जी, मैं बताना चाहूंगा कि या तो राठौड़ साहब अपनी बात रेगुलर रखिए। राठौड़ साहब आप अपनी बात रेगुलर रखिए। मेरे एक छोटी सी बात में बीच में कहना चाहूंगा, भारत साहब ने जो कहा, आप उदाहरण की ओर जा रहे हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अगर उदाहरण के रूप में हम ये कहना शुरू करेंगे कि उनके वक्त भी ऐसा होता था, तो फिर वो बात ही नहीं बनती है। एक विकल्प के रूप में देश में लेकर के आए बीजेपी को कि कांग्रेस या इंदिरा जी के जो किए हुए थे, चाहे वो इमरजेंसी हो, दूसरी बात हो सरकारों को गिराना, ये सारी चीजें जो कांग्रेस में चलती रही, तभी तो बीजेपी को लेकर के आई। अगर बीजेपी उसी रूट लाइन पे जाएगी तो अंतर क्या रहेगा? नहीं, हमने नहीं गिराया, हमने नहीं। देखिए, कांग्रेस के व्यक्ति का, कांग्रेस के नेताओं के मन बदले, उनके मन में कुंठा थी, उनके मन में इस प्रकार का भाव था कि हमारा नेतृत्व सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। उन्होंने इस्तीफा दिया या उन्होंने सत्ता छोड़ दी या उस पार्टी से त्याग पत्र देकर के या उस विधायकी से त्याग पत्र देकर के घर पर बैठे। ये उनके मन में जो परिवर्तन आया, देखिए मन परिवर्तन स्वाभाविक है। जब उनको लगता है कि हमने इस उम्मीद से इस पार्टी के साथ में अपना नाता जोड़ा और उस उम्मीद पर वो खरी नहीं उतर पा रही है वो पार्टी, तो निश्चित रूप से मन में एक इस प्रकार का आक्रोश पैदा हो सकता है उनके मन में। और यही आक्रोश का कारण है कि उन विधायकों ने त्याग पत्र दिए। कोई इसमें मैं नहीं मानता कि कोई विधायक जो आज 3 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है, 3 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है, लगभग 5 लाख जनता उस क्षेत्र की निवास करती है, तो उनका प्रतिनिधि कभी, मैं सोचता हूं, बिके। मुझे ऐसा, मैं सोचता हूं ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सोच भी गलत है। केवल मन का बदलाव है, मन का परिवर्तन है नेतृत्व के प्रति और अविश्वास है।
मैं इसको इस रूप में लेना चाहूंगा। इसलिए मैं पुराने उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि आपने मना कर दिया कि पुराने उदाहरण नहीं गिनाए। नहीं, आप दे सकते हैं, मैं तो उस हिसाब से कह रहा हूं आपको। अगर हम यही बात कहेंगे कि उनके वक्त भी ऐसा चलता था, अगर एक पड़ोसी के खिलाफ पूरा मोहल्ला है कि वो न्यूसेंस वैल्यू है और हमेशा बदतमीजी करता है, खड़े होकर के शराब पी रहा है, फिर अगर सारे पड़ोसी एक साथ होकर के एकजुट होकर के नहीं चलिए इसको बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए, फिर अगले जिसके खेमे में साथ खड़े होकर के जो लोग एकजुट हो रहे हैं, अगर वो भी बोतल खोल के गली में वो गेट पे खड़े होकर के पी रहा है, तो फिर अंतर क्या बचेगा? नहीं बचेगा। आप ठीक कह रहे हैं, हम उस लाइन पर नहीं जा रहे हैं ना। हमने खरीद फरोख्त की कभी प्रशंसा की है, हम उसमें ठीक भी नहीं मानते और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा कैडर खराब हो जाए। जो आपका कैडर खराब था उसको हम अपने यहाँ लेकर के हमारा कैडर खराब कर दें, ये भी हम ठीक नहीं मानते। हाँ, मन परिवर्तनशील है, मन का बदलाव है, उसके मन में अपने तो मन के चलिए अंतरात्मा की आवाज और मन के बदलाव को परखने के लिए आपने कैंडिडेट खड़ा किया लखावत साहब को, ये कह रहे हैं आप? ज्योति खंडेलवाल जी उत्तर देंगे। आपने कई सवाल खड़े किए हैं, ज्योति जी उसका जवाब देंगे। ज्योति जी, मदन जी ने भी आपने सुना कि अंतरात्मा की आवाज के नाम पे हमने प्रत्याशी मैदान में उतारा है। कांग्रेस में हमें लग रहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे लोग वोट कास्ट करेंगे, इसलिए से लखावत साहब को हमने खड़ा किया है और बीजेपी कुछ उम्मीदें भी हैं इससे। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगी, मैं मदन राठौड़ साहब की बात से उन्होंने अच्छा है सच्चाई स्वीकार कर ली कि ये बीजेपी की आत्मा की आवाज है, कि बीजेपी की आत्मा, बीजेपी की नीयत, बीजेपी की नीति ही ये है कि हमें ऐसा करना है और इसीलिए उन्होंने 4 कैंडिडेट खड़े किए। देखिए, जो उनकी भावनाएं थी कि क्या वो करना चाहते हैं, वो भावनाएं उनकी चौथा कैंडिडेट जब उन्होंने अपना दूसरा कैंडिडेट जब उन्होंने खड़ा किया, वहीं से क्लियर हो गई। और बारेट साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। देखिए, आदमी डरता तब है जब उसे दिख रहा है, जब एक बहुत लंबी फेरिस्त बीजेपी की नीति की, बीजेपी के सिद्धांत की और मदन राठौड़ जी साहब की भाषा में बीजेपी की आत्मा की आवाज जो है वो ये दिखाई दे रही है। पिछले कई जगह, कई बहुत सारे उदाहरण, मैं नाम नहीं दोहराऊंगी, स्टेट्स के उदाहरण हैं जिनमें बीजेपी ने बहुमत ना होते हुए भी सरकार बनाई वहां पर और सरकार बनाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया। देखिए, उन्होंने बात कही कि मन परिवर्तनशील है। बिल्कुल, राजनीति में तो हर 5 साल में परिवर्तनशील होता है। आपको बीजेपी के विधायक को या कांग्रेस के विधायकों की मन परिवर्तनशील के लिए 5 साल इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जनता ने उस व्यक्ति को 5 साल के लिए चुना है और जिस पार्टी के साथ चुना है, जिन सिद्धांतों के साथ चुना है, वो जब अगर उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है तो वो लोकतंत्र में पूरी तरीके से कुठाराघात है। पहली बात तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने का काम है। दूसरी बात, आप योगेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, उनके समय पे भी ऐसा होता था, इसलिए हम भी ऐसा करेंगे, तो ये तो पूरी ही तरीके से गलत करने वाली आप कांग्रेस की बातों को ही आप अपनाना चाहते हैं, क्योंकि चाहे सही बात हो, जितनी भी अच्छी बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी के, लेकिन आप योगेंद्र जी, आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप इस कोऑर्डिनेटर तो मुझे आपको ही संबोधित करना होगा अगर मुझे उनको भी अपनी बात कहनी है तो वो निश्चित रूप से वो यही चाहते हैं कि कैसे हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरीके से ध्वस्त करें। और इसको ध्वस्त करने के लिए ही, क्योंकि राजस्थान में हम जानते हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन बीजेपी का चेहरा ऐसी विकट परिस्थितियों में भी जब सामने निकल करके आ रहा है, और ऐसी स्थिति में जबकि, और आप ये देखिए, ये सब प्रक्रियाएं लगातार कब से होने लगी, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, तो एक नीति और सिद्धांत सामने दिखाई देता है। कुछ विधायकों द्वारा जब शिकायत की गई कि उनके पास इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, तो इसलिए हमारी ओर से जो है वो एसीबी को शिकायत की गई, जायज तौर पे शिकायत की गई। अगर कुछ कमी है, कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से उनका खुलासा होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल ठीक बात कही, मैं बारेट साहब की इस बात से भी पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन ज्योति जी, बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके विधायकों को डरा रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो की आड़ में ये विधायकों पर प्रेशर बना रही है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगी कि यहाँ पर तो हमने जो शिकायत की है वो बीजेपी की जो गतिविधियां हुई हैं, जिस तरीके से उनकी नीति और सिद्धांत सामने नजर आए हैं, उसको लेकर के शिकायत की गई है, और उसको लेकर के शिकायत में हम कार्रवाई और जांच चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। लेकिन मैं एक बात, बारेट साहब की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ।
कि हिंदुस्तान भारत वो देश नहीं है जहां पे जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। यहाँ पर जंग के भी उसूल होते हैं और मोहब्बत के भी कुछ नियम और कानून कायदे कानून होते हैं जिनकी पालना हमारी संस्कृति में हमेशा से है। इसलिए आप ये कह दें कि हाँ ये राज्यसभा का चुनाव है, यहाँ पर हम कोई भी विधायक अगर हमारे पास आना चाह रहा है हम उसको शामिल करने को तैयार हैं, हम उसको खरीदने को तैयार हैं। अगर विधायक का जमीन डामाडोल हो रहा है तो हम भी तैयार बैठे हुए हैं, अगर तंबाकू बिक रहा है तो हम खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप ये कहते हैं कि हाँ साहब वो व्यक्ति हमारे पास आने को तैयार है, इतना पैसा लेने को तैयार है, इसलिए हम देने को तैयार है। तो देने वाला भी कोई सही व्यक्ति नहीं हो सकता है, उसकी नीति को, उसकी मंशा को, उसकी आत्मा को भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। और जब ऐसी परिस्थिति जब सामने बने, और सबसे बड़ी बात है सामने का परिस्थितियां बन रही हैं लगातार, एक पिछले उदाहरण जो है वो बीजेपी के नजर आ रहे हैं। और अभी भी जो 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, निश्चित रूप से जो लोकतंत्र का जो सम्मान है वो सम्मान होता। 2 प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस के जीतने एक वाजिब बात है और एक प्रत्याशी बीजेपी का जीतना एक वाजिब बात है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिसे अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझ करके अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना बीजेपी का नीति और सिद्धांत है, उनकी आत्मा की आवाज है। और वही आज यहाँ पर पूरा देश फिर से देखता है। ज्योति जी वापस आऊंगा आपके पास में, मैं बारहट साहब के पास में जाना चाहूंगा। बारहट साहब, पूरी दुनिया कोरोना की जद में है और कोरोना अभी तक एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, इलाज हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आप ठीक हो रहे हो, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन इसी तरह से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह कोरोना एक इस तरह का वायरस, एक नासूर बन गया है लोकतंत्र के अंदर। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने अपनी शहादत और बलिदान दिया उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के खरीद फरोख्त के इस तरह के मायाजाल बिछेगा आने वाले भविष्य में और इस तरह के हालात बनेंगे, लोकतंत्र किस स्थिति में चला जाएगा। आज अगर इस तरह की मंडियां लगने लगेंगी तो कल जीतने वाले प्रत्याशी का यह भी तय नहीं होगा कि ये किस दिशा में चला जाएगा। अब नई बातें और हैं कि चले आप अगर दलबल का वो आप पे आरोप लगता है तो चलिए दूसरा रास्ता अपना लीजिए। मैं कई बार देखता हूं कि ज्योति जी और राठौड़ साहब दोनों सरकारी सिस्टम में रहे हुए हैं। राठौड़ साहब आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे एक नई प्रणाली शुरू हो चुकी है पिछले 5-7 साल से कि अगर किसी के ट्रांसफर में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप एपीओ कर दीजिए, 2-4-5 दिन में उसकी पोस्टिंग होगी। इसी तरह सब एक नई प्रणाली शुरू हो चुकी है कि अगर आप इधर नहीं आते हैं, दल बदल लगेगा, चलिए आप रिजाइन करिए। मैं बारहट साहब आपके पास आना चाहूंगा। तो इस तरह का ये वायरस दुनिया में कोरोना का घुसा है, इसी तरह का नासूर हमारे यहाँ भी बनता जा रहा है लोकतंत्र में। लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन क्या अब वक्त आ गया है कि राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए, क्योंकि इतिहास आज का जो वर्तमान है इतिहास होगा भविष्य के अंदर। मुझे लगता है कि अगर पीढ़ियां जो है आज की युवा पीढ़ी है बहुत समझदार है, बहुत ये कहूंगा कि एक टैलेंटेड है, टैलेंट की कमी हिंदुस्तान में कभी नहीं रही, लेकिन बहुत स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के, क्या माफ कर पाएंगे इस स्थितियों को? देखिए, ईमान की तबीयत बहुत नासाज है और ये कह रही अंतरात्मा की आवाज है। कौन सी अंतरात्मा की आवाज बची राजनीति में? मदन राठौड़ साहब पे थोड़ा प्रभाव पुरानी भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए कुछ चीजें कहते कहते बच गए हैं और कुछ इशारे भी किए हैं। मैं मानता हूं कि ये बीजेपी अगर अच्छा करती तो बड़ी लाइन खींच सकती थी। जब आप सत्ता में होते हो तब आपके उसूलों का इम्तिहान होता है। आप बताइए कि वेस्ट बंगाल में मुकुल राय आपकी पार्टी के नेता और कह रहे 107 एमएलए मेरे टच में, टीएमसी के और सीपीएम के लेफ्ट के। क्यों कह रहे हो ऐसा? अभी आपके कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा कि मेरे 22 एमएलए टच में है। आप क्या कर रहे हैं? आप पावर में, आप दिल्ली में पावर में है, आप स्टेट में पावर में। पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है, तो ये आपको शोभा नहीं देता है कि ये सब करे। 1985 में हमने कानून बनाया था, जब अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम लोग बैठे थे, कांग्रेस बीजेपी तमाम पार्टियां थी, वाजपेयी जी थे, अडवाणी थे, राजीव गांधी थे, सब ने एक स्वर से कहा था कि ये हमारी बीमारी है, इसको हमें निस्तेज करना है। लेकिन क्या हुआ? उत्तरोत्तर पिछले 6 साल में इसका विभत्स रूप देखने को सामने आया है। तो हमारी जो संतति है, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो हमें अच्छी निगाह से नहीं देखेगी, हम एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित नहीं करेंगे। आप मन की बात करते, जिस संसद के 475 एमपी करोड़पति हो, एक गरीब आदमी तो आज चुनाव नहीं लड़ सकता, वोट डाल सकता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इतने धन का इस्तेमाल हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे पैसा ले रहे हैं, आप पैसे का हिसाब नहीं बता रहे। आप विधायक और सांसद सदन में बैठ के कहते हो कि हर चीज सदन के पटल पर रखी जाए, मतदाता आपसे पूछता कि आप धन कहां से लेते, आप बताना नहीं चाहते। तो राजनीति में जो पैसे का खेल हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा
खतरा है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चाहिए कि लोकतंत्र की इमारत जब बुलंद होगी, अगर आप इस तरह की गतिविधियां न करेंगे, आज जो गैर बीजेपी सरकारें हैं वो डरी हुई है। जो कुछ कांग्रेस ने किया, आप अगर उसको न्यायोचित कह रहे हो तो फिर आप तब तक न्यायोचित हो जब आपको सत्ता नहीं मिली। सत्ता मिलने के बाद तो आप उससे एक बड़ी लाइन खींच रहे हैं। आप क्या एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, क्या मिसाल आप पेश कर रहे हैं, क्या नजीर आप पेश कर रहे हैं? इतिहास में सब दर्ज होगा। हो सकता है आपको कानूनी तौर पे कामयाबी मिल जाए, लेकिन नैतिक तौर पे आप हार जाओगे। जब हम राजनीति कहते हैं तो उसमें नैतिकता का हिस्सा होता है, अंश होता है। नीति का मतलब नैतिकता होती है। नीति का मतलब सिर्फ सत्ता या राज भोग नहीं है। तो हमारी आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि एक बार जो आपने मन की बात कही है, अपने मन को टटोल के कहिए कि जो कुछ हो रहा है क्या ये सही हो रहा है, क्या इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्यों होटलें किराए ली जा रही है, कितने वाहन लगते हैं, कितनी हवाई जहाजें चलती है, कितने आपकी वीवीआईपी का मूवमेंट होता है। और जब देश आपसे चाह रहा था कि अस्पताल के अंदर मरीज करा रहे हैं, इलाज और दवा दारू की जरूरत है, और मेरे मुल्क की सियासत क्या खेल कर रही है, ये सबके सामने है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया, देश और पूरा प्रदेश जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं, वक्त ये था कि हमें उससे जूझने के लिए सबके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं इसे खारिज नहीं कर रहा कि सरकारें खड़ी नहीं होंगी, लेकिन ये वक्त भी ऐसा नहीं है कि इस दौरान सियासी क्वारंटाइन करने का एक मंसूबा बनाया जाए या हालात ऐसे बनाए जाएं कि किसी दूसरे को मजबूरन कहीं पे जाकर के शरण लेनी पड़े। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और अगर इसी तरह से दौर चलता रहा तो मैं जैसे लगातार ये बात कह रहा हूं कि आज का वर्तमान कल इतिहास होगा और इतिहास दोहराया जाता है। और अगर ये परंपरा यूं ही बनी रही तो ये तय मान के चलिए कि जिन मुल्कों की तख्त पलट या दूसरी बातों का हम जिक्र करते हैं वो वायरस यहां भी घुस जाएगा। जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान। जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में सियासी क्वारंटाइन की, यानी कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ दिल्ली रोड स्थित एक होटल में ठहरे हुए, रिसोर्ट में ठहरे हुए। और क्योंकि इस वक्त क्वारंटाइन शब्द को लाना लाजमी यूं होगा कि इस वक्त अगर कहीं पे किसी को रखा जा रहा है तो यही होता है कि उसे होम आइसोलेट कर दिया गया है या फिर क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी वजह से सियासी क्वारंटाइन अगर इसे कहें तो कोई, मुझे लगता है कि अनुचित भी नहीं होगा। मैं राठौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगा। यहां बात एक उठती है, मैं थोड़ा सा जिक्र शिवराज सिंह जी चौहान साहब के उस ऑडियो जो वायरल हुआ उसका भी मैं जिक्र करूंगा। उसे खारिज नहीं किया गया है। जो उनके साथ में इंदौर में उस बैठक में थे वह लोग भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कुछ भी बात कर सकते हैं। इसे मैं खारिज नहीं कर रहा हूं,
अगर ये बातें इस तरह से चलती रहती हैं कि आलाकमान का आदेश हो, हमने वो सब कुछ कर दिखाया बिना सिंधिया जी के और तुलसी जी के संभव भी नहीं था ये, तो ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, मुझे लगता है कि इस पर बवाल मचना लाजमी है। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस को अपने विधायकों को पूरी मेजोरिटी होने के बावजूद भी, मैंने कहा कि पहले कि अगर दूध का जला कोई होता है तो छाछ को भी फूंक मार के पीता है। यही बड़ी वजह है कि उन्हें एक तरह से होटल में ले जाया गया, उन्हें रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई परिंदा पर ना मार सके और इलेक्शन के बाद में वापस लेकर के आ जाएंगे। ये तो एक फेज हुआ कि चले चुनाव जीत गए, लेकिन उसके बाद भी डर खत्म नहीं होगा। ये मैं ज्योति जी से पूछूंगा, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या लोकतंत्र में सब चीजें ठीक हैं? ऊपर से आदेश और आप नीचे से सरकार गिरा दो। देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय अंतर कलह जोरदार था, भयंकर आपस में कलह था और ज्योतिरादित्य जी के और वहां कमलनाथ जी के बीच में इतना विरोध हो गया था। और जब ज्योतिरादित्य जी ने संपर्क किया हमारे नेताओं से और कहा कि हम बड़े कुंठित हैं, आपस में किस प्रकार से ग्लानि महसूस कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ में, और जो भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबे हुए हैं, तब इस प्रकार की बात कही, तब उन्होंने कोई बात कही होगी। मैं उस विषय पर न तो मैं प्रत्यक्ष हूं इसमें और न कोई ऐसी बात कर सकता हूँ। दूसरी बात, देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, बारड जी और खंडेलवाल जी भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की राजस्थान में क्या स्थिति है, किस प्रकार से पहले भी इन्होंने बसपा को तोड़ा था, खरीद की थी, और इस बार भी बसपा को तोड़ा, निर्दलियों को तोड़ा और अपनी सरकार बनाई। अल्पमत में है ये सरकार, अल्पमत में थी, लेकिन आज ये बड़े दावे कर रही है कि हमारे पास में इतने विधायक हैं। ये किसके बलबूते पर हैं? ये खरीद फरोख्त के बलबूते पर ही तो हैं। इसलिए वो जो होता है ना, जो मन में होता है चोर, तो दूसरों को भी ये सोचता है कि चोर। दूसरी बात मैं और बताना चाहूंगा, इनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए खेमाबंदी कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि हमारे कहीं ना कहीं चले जाएंगे इधर। अरे यार, आपके पास जब मतलब आपका अपना कैडर नहीं है, आपके कैडर पर आपको भरोसा नहीं है, तो आप इस प्रकार का काम करते हैं और भय खाते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं। कोई खरीदने वाला नहीं है, ना हम कोई खरीदने वाले हैं। हाँ, उनमें जो अंतर कलह है, उनमें जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही है, जो उप मुख्यमंत्री एक कुंठा का अनुभव कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि कैसे भी करके ये स्थिति बन जाए और मैं नेतृत्व पर, केंद्रीय नेतृत्व पर अपनी धाक जमा दूं कि देखिए, मैंने किसी भी रूप में, देखिए, इनके नहीं चाहते हुए भी, मैंने सचिन जी के नहीं चाहते हुए भी मैं इतने लोगों को लेकर के आ गया। इसलिए ये सारा कुछ एक बवंडर मचा रहे हैं। कोई खरीदने वाला नहीं है, न किसी के लेकिन पैसा है। सचिन पायलट खारिज कर रहे हैं कि बीजेपी वाले बेवजह की इस तरह की बातें करके और पार्टी के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ एकजुट है और हमारे प्रत्याशी दोनों जीतेंगे, कोई सरकार को खतरा नहीं है। योगेंद्र जी, एक बात सोचिए, क्या वो अपने मन की बात बाहर कहेंगे क्या? यदि उनके मन में इस प्रकार का विचार होगा तो अभी थोड़ी बोलने वाले हैं। वो एन मौके पर जो कुछ भी करना है वो करने वाले हैं। एंड जब लोहा गर्म हो तब चोट करेंगे वो। अभी कोई चोट नहीं करने वाले हैं वो। अभी वो ऐसे हाँ भी नहीं बनेंगे। हाँ, वो भी उम्मीद करता है कि वो हाँ बन लेंगे कि हाँ मैं ऐसा करने वाला हूँ। कतई हाँ नहीं बनने वाला है, वो वक्त बताएगा। मैं एक बात आपसे बताऊं साहब, कि क्या जरूरत थी अशोक गहलोत जी को कि अभी ये इन बसपा को तोड़ने की? जब समझौता है ना, पहले भी है ना, जब उनको मालूम था समझौते में सीटें दी है, तो उनको भय क्यों हुआ? क्यों पार्टी तोड़ा नहीं है सर, बसपा को तोड़ा नहीं है, बसपा का विलय कर दिया। विलय कर दिया तो इनको भय था ना कि ये वहां रहे तो शायद हो सकता है कि हमारा साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। यानी ये अविश्वास की भावना थी ना, अविश्वास आज भी मौजूद है। जहां तक बारड जी, मैं आपसे एक बात बताऊं, देखिए, हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं था। ये उनका जो घड़ा फूटा है, उनके यहाँ फूटन हुई है। उनका जो एक मतलब आभा मंडल था वो खत्म हो गया। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां कोई बिखरा हुआ, वहां से लोग कोई गए, अविश्वास उनके आपस में पैदा हुआ, उन्होंने त्याग पत्र दिया। हमने नहीं किया है, हम क्यों खरीदेंगे? हमको कोई जरूरत नहीं है। हम आज, जैसे आपने उदाहरण महाराष्ट्र का दिया, हमने क्या गलती की भाई? हम सत्ता से बाहर रहे ना, कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। हमको यदि बहुमत नहीं है, हमारे साथी ने यदि साथ नहीं दिया तो हम आराम से बैठे ना विपक्ष में। तो हमें यदि सत्ता का लालच होता तो हम तो कुछ भी स्वीकार कर लेते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लालच नहीं है। हम तो देश को किसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस समय देश की प्रतिष्ठा जो दुनिया में बनी है, हम उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व
गुरु हम कैसे बना सकते हैं भारत को, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम कोई छोटे मोटे ये ऐसे कोई विधायकों को और उसमें खरीद फरोख्त में लगने की जरूरत नहीं है। अपने आप आएंगे, राम किसी को मारे नहीं हथियारा राम, अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे काम। ये स्थिति है, इसलिए हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना हमको किसी के खरीदने की जरूरत जी। और जहां तक हमने उम्मीदवार खड़ा किया तो हमको लगता है कि कांग्रेस में जो विखंडन है तो उसका फायदा निश्चित रूप से हमको मिलेगा। जी ज्योति जी, अब आपने सुना कि कांग्रेस में डिफरेंसेस हैं पार्टी के लीडर्स में, उसी की वजह से इनकी जीत टिकी हुई है, इनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं। और दूसरी बात जो अभी आपने सुना कि ये डर कांग्रेस का सेल्फ फियर जो है वो डेवलप हो रहा, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी ओर से कोई किसी भी तरह की कोई खरीद फरोख्त, क्यों किया जाएगा खरीद फरोख्त। मैं तो खुद मदन राठौड़ साहब ही जब बीजेपी का पक्ष रख रहे थे वो खुद ही दो तरह की बातें कर रहे थे। वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने अगर बसपा को अपनी तरफ किया है तो उन्होंने तो पैसे से किया है, हमने कांग्रेस ने तो जो किया है वो पैसे से किया है। वहां आत्मा की आवाज नहीं है कि भाई हम कांग्रेस बसपा के विधायकों ने तय किया कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को समर्थन करते हैं। निर्दलीय विधायक है जो कर सकते हैं, वो चाहे तो बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं, वो चाहे तो कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं, वो जिस तरफ अपना समर्थन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर वो अपनी मंशा से अपनी बात से कहते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस ने पैसे से, और हम नहीं करते हैं भाई पैसे से। और आप कहते हैं कि अगर हमारे पास मेजोरिटी नहीं होती है तो फिर हम सत्ता में बैठना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा मदन राठौड़ साहब कहते हैं। और हमारे पास खुद बारेट साहब ने भी और आप सब भी जानते हैं गोवा में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, हम सब जानते हैं। वहां पे मेजोरिटी नहीं थी, फिर भी आपने सत्ता में बैठने के लिए अपने सारे हथकंडे अपनाए। और बीजेपी की स्थिति तो केवल पैसे की खरीद फरोख्त ही नहीं है, पैसे से केवल खरीद करके लालच लोभ देना ही नहीं है, बल्कि ईडी जैसी संस्थाओं से, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं से लोगों को डराया धमकाने तक। यही आरोप राजस्थान में बीजेपी लगा रही है, देखने में यही आरोप ज्योति जी राजस्थान में बीजेपी लगा रही है। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं यही बोल रही हूँ कि जब कांग्रेस पे आरोप लगाना होता है, इसके अलावा जो बारेट साहब ने एक बात कही थी, हम सब जानते हैं, दिल से आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव जीत करके आता है, वो वार्ड पंच भी हो सकता है, पार्षद हो सकता है, सरपंच हो या फिर एमएलए एमपी हो, यहां बिल्कुल हम जमीर को इस तरह से साइडलाइन कर देंगे कि बिल्कुल कोई हमारी बोली लगा देंगे। मंडी हाउस थोड़ी बनाना इसको, राजनीति को। राजनीति में वह स्थान है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर इसी तरह से सरेआम अगर इस तरह से बिक्री होती रहेगी एमएलए एमपी की, तो कहां जाएगा ये देश। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि चुने हुए प्रतिनिधि के लिए किस तरह की आचार संहिता बनानी है कि वो दल छोड़ के ना जाए। बिल्कुल ठीक बात है योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य भी होता है कि मदन राठौड़ साहब जो है वो सचिन पायलट जी की भावनाओं को ज्यादा अच्छे समझते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, शायद वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं, उन्हें बड़ी अच्छी से समझ में आती है। सचिन पायलट जी उनको अपनी भावनाएं बहुत अच्छे से बताते हैं और शायद अपनी पार्टी में नहीं बताते हैं। मतलब थे, एक ही दीवार थी हमारी। मैं B6 में मैं रहता था, B5 में सचिन जी रहते थे, हमारा वो एक ही दीवार है। वो खुद अपना वक्तव्य दे रहे हैं, खुद अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कांग्रेस में किसी तरह की, ये सब आपकी द्वारा फैलाई हुई, बीजेपी द्वारा फैलाई हुई भ्रम की बातें, जो जनता में भी भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कुछ ऐसा नहीं है जहां पे कुछ अंतरकलह की बात हो, कुछ कुंठा की बात हो, जैसी बातें वो कर रहे थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे। और हम इस बात में भी पूरी तरीके से निश्चिंत है कि हमारी जो स्थिति है जिसमें हम 2 अपने राज्यसभा के सांसद जो है वो भेज सकते हैं, हम कोई तीसरे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 2 जो हम लोकतांत्रिक तरीके से जो अपने राज्यसभा के सांसद भेज सकते हैं वो हम भेजेंगे, इसमें हमको कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं योगेंद्र जी, वही बात मैं कह रही हूँ, जो राज्य सरकार कर रही है, जो राजस्थान का नेतृत्व कर रहा है, वो यही कर रहा है कि मंडी नहीं बननी चाहिए। और अगर आप सामने वाले को ये देख रहे हैं कि वो मंडी बनाने की तैयारी में, जब इस तरह के विधायकों द्वारा जब शिकायत की गई है तो उन्होंने इस बात को खत्म कर दिया कि ठीक है आप सब चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है विधायकों ने। तो एक आम बात करना चाहता हूँ, मैं तो एक आम बात जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों में हो क्या रहा है कि या तो कहीं ना कहीं उन्हें इतना भारी पैसा देना पड़ता है कि उसकी वसूली के लिए समय होता है, उसका सदुपयोग करना चाहता है कि नहीं बस यही टाइम है, अगर अब कुछ नहीं हुआ वसूल तो मेरा पैसा कहां से आएगा। ये जो हालात बनते जा रहे हैं, ये मैंने कई बार ये बात मैं कहता हूं, आज का वर्तमान कल इतिहास बनेगा और इतिहास जो है वो पन्नों में लिखा जाता है, उसकी नजीर दी जाएंगे कि उस वक्त भी ऐसा है, जैसे आज मदन राठौड़ साहब कहते हैं कि उनके वक्त भी ऐसा होता है। लेकिन आज
इसे को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करेगा। बेशक एक राजनीतिक बयान के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन इसे कौन सहन करेगा कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं है। अपने विधायकों को इस मजबूती से होना चाहिए, किसी भी पैनल से जीत। कहना चाह रही हूँ कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि मन परिवर्तनशील है, कभी भी परिवर्तित हो सकता है, व्यक्ति इतना कुंठित हो जाता है कि वो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। देखिए, लोकतांत्रिक, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे तो सत्ता सरकार वैसे भी परिवर्तनशील है। 5 साल बाद हमें मौका मिलता है। अगर आज आपको जनता ने जिस भावना के साथ आपको जिता करके भेजा है, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, तो किसी व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए कि वो जनता के उस विश्वास को धोखा देते हुए जो है वो अपने मन को इतनी जल्दी परिवर्तनशील कर ले। आपको 5 साल बाद मौका मिलेगा। आपको लगता है कि मुझे इस पार्टी के साथ नहीं रहना है, हम वही गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से, हम वही कह रहे हैं कि हम भी यही उचित नहीं है। मैं वापस लौटूंगा, मैं ज्योति जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं बारहट साहब के पास में जाना चाहूंगा। बारहट साहब, एक बात मैं जानना चाहता हूं। चलिए, अभी तो बाड़ेबंदी कर लेंगे, कोई भी पार्टी कर सकती है, लेकिन अगर यही हालात और यही डर है, केवल राज्यसभा चुनाव तो जैसे बीजेपी लग भी रहा है, देख भी रही है कि इनके अंतर्द्वंद कितना है कांग्रेस में, उसे एक तरह से सतोलने के लिए, देखने के लिए इन्होंने प्रत्याशी उतारा होगा। अंतरात्मा की आवाज जो भी है, अंतरात्मा कहीं नहीं जगती। अब सिर्फ मालूम है कि वोट कैसे दिए जाते हैं। यहां एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या राज्यसभा चुनाव के बाद भी सरकार को इसी तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा? इस इम्तिहान से गुजरने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। अगर ये कांग्रेस इसमें कामयाब हो जाती है तो सरकार की स्थिरता को बल मिलेगा। हाँ, अगर इसमें कुछ मीन में हुई तो अवश्य सरकार की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन किए जाएंगे, विद इन पार्टी भी और पार्टी के बाहर भी। जैसा कहा, तोड़ना क्या होता है? तोड़ना होता है कि आपके मणिपुर में 21 एमएलए थे, कांग्रेस के 28 थे। तोड़ना मेघालय में होता है, आपके 2 एमएलए थे, आपने सरकार बनाई है। तोड़ना यूपी में बीएसपी, आप कह रहे हो यहाँ 5 तोड़ लिए, 6 तोड़ लिए। तोड़ना वो होता है कि जब आप बहुजन पार्टी को तोड़ करके केशरीनाथ त्रिपाठी स्पीकर थे और बीएसपी लोकतांत्रिक पार्टी बना के आपने सरकार चलाई है। मदन राठौड़ साहब, एक बात इस मंच के जरिए पूछना चाहता हूं। 1996 में लालकृष्ण आडवाणी जी पे हवाला के आरोप लगे, कोई दबाव नहीं था कानूनी तौर पे कि वो इस्तीफा देते। उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि एक राजनेता की जिम्मेदारी होती है कि अवाम का विश्वास उसमें बना रहे। ये सुचिता का तकाजा है कि मैं इस्तीफा देता हूं। क्या आज बीजेपी उसी ईमान की दीवार पे खड़ी हुई है या किसी और जगह खड़ी हुई है? क्यों आपके नेता बार बार उन सरकारों के बारे में कहते हैं कि इनके विधायक हमारे टच में तो भी आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए? मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कोई चीज कानूनी तौर पे सही हो सकती है, लेकिन नैतिक तौर पे सही हो ये जरूरी नहीं है। और अगर आज गालिब होते तो आप दोनों पार्टियों को मुखातिब होकर कहते, गैरों के दामन में ऐब देखते हो गालिब, खुद गोया अपने किरदार में फरिश्ते हो। ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी एक को तो सब्र रखना पड़ेगा, किसी एक को तो सुचिता की लाइन खड़ी करनी पड़ेगी। हमारा लोकतंत्र 70 साल के बाद में कहीं और आगे जाना चाहिए, न कि उसी भूल-भुलैया में उलझ जाए जिसके लिए 67 के अंदर आयाराम गैराम का फार्मूला दिया गया था। तो जो भी सरकार चुन के आती है उसकी आंदोलन कीजिए, कटघरे में खड़ा कीजिए। अगर दूसरे रास्ते से आप कोई उपलब्धि हासिल भी करते हैं तो उपलब्धि नैतिक तौर पे सवालों के घेरे में आती है। जी राठौड़ साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बात यहां जानना चाहता हूं, पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके यह बात अक्सर कही जाती है कि पार्टी में सैद्धांतिक रूप से काम करना चाहिए। आप उन कार्यकर्ताओं की पीड़ाओं का अंदाजा लगाते हैं जो ऊपर बैठे हैं? आप भी वर्कर हैं, धरातल पे जुड़े कार्यकर्ताओं से मेरे ख्याल में रोज मुलाकात आप लोगों की होती है, लेकिन ऊपर के लोगों का ये एहसास होता है कभी इस बात का कि उन कार्यकर्ताओं की मानसिक स्थिति पे क्या होगा? हम अचानक ला करके किसी को पैरासूट ही बना देते हैं। ये तो चलिए राज्यसभा और सरकार के बयान के बाद में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कई मर्तबा होता है कि पार्टी में कैंडिडेट यानी कि प्रत्याशी पहले बन जाता है, पार्टी की ज्वाइनिंग उसके बाद में होती है, वो दल बदल करके आता है। हर राजनीतिक दल में ये स्थितियां देख रहे हैं और कहा यह जाता है कि सत्ता हमारी प्राथमिकता नहीं है, हम सैद्धांतिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि जीत, साम दाम, दंड भेद और कैसे भी करके सत्ता हासिल करना, यही राजनीतिक दलों का एक मकसद रह गया। वो चाहे अब तो नई परंपरा है, पहले तो यही रहता था कि आप भुजबल, धनबल, किसी भी भेद से आपको एमएलए बनना है, फिर सरकार बनानी है, लेकिन अब तो चुनी सरकार भी जा सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही कही आपने
ये ठीक बात नहीं है। हम ये बार बार इधर उधर आया राम गया राम वाली जो करते हैं ना, इससे पार्टी खराब होती है। उसकी नीतियां को समझ करके व्यक्ति नहीं आ रहा है, वो परिस्थिति को समझ करके आ जाता है तो वो चला भी जाएगा। ये हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन देखिए, बारट जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, हमारे अडवाणी जी का उदाहरण दिया, जो हवाला में केवल नाम आ गया था, हालांकि बाद में वो बरी हुए और बिल्कुल वो, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दिया। तो ये कैडर हमारे पास में, ऐसा कैडर हमारे पास में, हम गर्व कर सकते हैं ऐसे कैडर पर। लेकिन अब आप, ये अच्छी बात है ना, इन्होंने अच्छी बात सुनाई हमको, ये और किसी के पास में नहीं मिलेगा ऐसा कैडर। आज एक उदाहरण सोनिया गांधी का मिलेगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का मिलेगा, शायद आप लोग ध्यान से देखते सुनते पढ़ते नहीं है। आपके पास ज्योति है, मैं आपको, ज्योति जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, ऐसा कैडर ही हमारा है। आप अपने कैडर के बारे में बोलो, कैडर है, किसी और के पास है नहीं है। कांग्रेस के पास में यदि कैडर होता तो उनको बाड़ाबंदी करने की जरूरत नहीं थी, जब उनके पास में बहुमत है और उनको अपने कैडर पर भरोसा है तो उनको तभी तो कांग्रेस पे जनता ने इतने लंबे समय तक विश्वास जताया है। कांग्रेस ने वो, और आज यदि ये जो बात है ना, जैसे आपने और उदाहरण भी दिए, मैं उन अब क्यों आपने एक बात तो कह दी कि पुराना उदाहरण मत गिनाओ कि पहले इन्होंने क्या किया था। मैं वो बात नहीं, अडवाणी साहब का उदाहरण है, ये इतिहास इस बात का गवाह रहेगा और हमेशा नजीर के रूप में पेश किया जाएगा। ये नजीर के रूप में पेश किया जाएगा। ऐसे कई दृष्टांत है हमारे पास में, कई दृष्टांत है। जो गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे उनका दृष्टांत है। आपको मालूम है, एक बार उमा भारती जी ने त्याग पत्र दिया था जब मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश और जब वो झंडा वहां पर ईदगाह पर वहां झंडा लगाया था, उन्होंने भी त्याग पत्र दिया था, मुख्यमंत्री रहते हुए त्याग पत्र देकर, और पार्टी छोड़ भी दी थी। नहीं, वो उसी केस के बाद नहीं है, उस केस में कोई पार्टी नहीं छोड़ी थी, उसमें त्याग पत्र दिया था क्योंकि वहां पर वो झंडारोहण, तिरंगा झंडा भारत का उन्होंने फहराया था। तो आप ये बात समझिए, मुरली मनोहर जोशी, हमारे पास में कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये कैडर हमारे पास में, हम कैडर निर्माण में अपना पूरा समय लगाते हैं, व्यक्ति को संस्कारित करने का काम करते हैं ताकि वो संस्कारित रहे, निष्ठावान रहे और किसी भी मैदान में चला जाए हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वो कहीं आया राम गया राम होने वाला नहीं है। ऐसे तो उन लोगों के पास में है जिनके पास में जैसे बोली लग सकती हो। अरे कमाल करते हो आप, अपने लोगों को इतना कमजोर समझते हैं, अपने लोगों को इतना ऐसा बिकाऊ माल समझ रहे हो क्या कि जिनको आप अंदर बंद करके रख रहे हो। थोड़ा विचार करो ज्योति जी, ऐसा मत करो, उनको खुला छोड़ दीजिए, थोड़ा विश्वास तो कीजिए उन पर। आप खुला तो छोड़िए ना, क्या चिंता की बात है, अपना कैडर है, आपके बेस पर वो खड़े हुए हैं, नीतियों पे आए हुए हैं, तो नीति पर भरोसा करके आए हैं, तो आप क्यों बंद करके उनको रखे हुए हैं? करने दीजिए उनको। लेकिन नीति और सिद्धांतों पर आपके पे भरोसा नहीं है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, हम नीति सिद्धांत पर राठौड़ साहब, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, राठौड़ साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी व्यक्ति को दूध पीने से अगर कहीं पे मुंह जलता है तो छाछ को भी फूंक मार के पीता है। ये बात आप सही कह रहे हैं। नहीं लग रहा आपने गोवा में किया है जहाँ आपका मेजोरिटी थी, आपने मेघालय में किया है जहाँ आपकी मेजोरिटी थी, आपने मिजोरम में किया जहाँ आपकी मेजोरिटी थी। हम तो सर कुछ भी ये चाहते हैं कि भाई होना ही नहीं चाहिए। एक बार कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है, जिस पार्टी लाइन से बंधा हुआ है उसी में रहना चाहिए उसे। एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए बना है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए बना है कि उसकी विधायकी चली जाए। यदि वो दल बदल करता है, आप राज्यसभा में तो समझते हैं ना कि मत दिखा करके देना पड़ता है, वोट जो है अपने पार्टी के पर्यवेक्षक को दिखा करके ही डालना पड़ता है। तो क्यों बैठाते हो, मुझे ये समझ में नहीं आया, क्यों बाड़ाबंदी करने की जरूरत है? बिल्कुल आप उनको समझा दीजिए, आपको ऐसे देना है, बात खत्म हुई, उसको फ्री करो, उसको आपके विधायक भी झारखंड से यहाँ लाए गए थे, गोवा से लाए गए थे, आप लोगों ने बाड़ेबंदी की है। कौन सी पार्टी ऐसी जो बाड़ेबंदी नहीं करती है? उनको अपने के लिए मना किया था ना राठौड़। नहीं, बारट साहब, राठौड़ साहब तो खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं। वसुंधरा जी के टाइम पे वसुंधरा जी खुद पोलिंग एजेंट बनी जब कमल मोरार का चुनाव लड़े थे। उस वक्त का आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, आप लोग खुद एक रिसोर्ट में लेकर के गए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ऐसा किया, आप मैं तो कह रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स क्यों डेवलप हो रहा है राजनीतिक दलों में। बनाया जा रहा है आपके द्वारा। एक मिनट मुझे मेरी बात पूरी करने दें, इन्होंने प्रश्न किया है। आपकी बात तो पूरी
चोरी हो रही है। केवल इसलिए बुलाया, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, हमने रिसोर्ट में इसलिए बुलाया कि मतदान कैसे करना चाहिए, प्रकार से दिखाना है, ये केवल बताना था, कोई ऐसा अविश्वास नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कई बार राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या स्थितियां बनी थी, ये आपको पता है ना। ये भी कहेंगे कि कोरोना से बचाने के लिए सबको एकजुट करके एक साथ लेकर के गए, मालूम सब है कि किसको रखा जाता है। नहीं योगेंद्र जी, मैं आपको बहुत साफ कहना चाहूंगी, ये रोना और है, ये कोरोना नहीं है, ये रोना और है। अपने कार्य अपने बिल्कुल नहीं योगेंद्र जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि ये बोल रहे हैं कि ऐसा वातावरण क्यों, आप बिल्कुल से भय का वातावरण क्यों। देखिए एक बात बताइए, अगर किसी कॉलोनी में अगर कोई वातावरण बन रहा है, वहां पे रोज कोई चोरी हो रही है, कोई आपराधिक कृत्य हो रहा है, तो वहां के लोग चौकीदारी करके रात को मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपने मोहल्ले को सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए ये बात नहीं है कि वो दोषी है, उनके यहाँ पे कमी है। बात ये होती है कि वातावरण वहां पर भय का बन रहा है, और भय का वातावरण जो इस समय जो बना है उसको बनाने के लिए बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। हम कोई इसमें ये बात नहीं आ रही कि हम गलत है या हमारे यहाँ पे कोई गलत है, हमारे कोई विधायक कमजोर है, हम बिल्कुल निश्चिंत है। लेकिन अगर कोई भय का वातावरण बन रहा है तो उसमें सावचेत होना, सतर्क होना, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन आप ये कह दें कि हम जो कर रहे हैं, हम अगर लोगों को लेके गए तो बाड़ेबंदी, और अगर आप लेकर के जाते हैं तो आप कोई मतदान करने तरीका सिखा रहे हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, वह होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाँ, वो तो होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये होती है बाड़ाबंदी। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, आप अपने गिरेबान में झांक। लेकिन मैं तो ज्योति जी, मेरा सवाल जो मदन जी से था वो आपसे भी मेरा सवाल है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, किसी भी रिसोर्ट में आप लेके जाइए, गाड़ी घोड़े लगते हैं, आपका पैसा भी खर्च होता है। ये देखिए, ये एक लोकतंत्र के लिए नहीं, राजनीति के लिए भी उचित नहीं है। अगर इस तरह से भय का वातावरण बना रहे, कोई राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो अगर इस तरह की स्थितियां बनती रही, बाड़ेबंदी करना पड़ेगा। हर चुनाव से पहले आप अंदाजा लगाइए कि जब चुने हैं जनप्रतिनिधियों के को इस तरह के माहौल में रखा जाए या इस तरह का माहौल बना दिया जाए उन लोगों की ओर से, तो मुझे लगता है ये तो उचित नहीं है। आज ये महज ये कह सकते हैं कि टेम्परेरी रूप से चुने हुए लोग आ रहे हैं, फिर तो ये माना जाएगा कि ये कब किसके सगे होंगे कोई पता नहीं है। मैं बिल्कुल यही बात कह रही हूँ जो बात बन रही भय का वातावरण। अभी मदन राठौड़ साहब ने कहा कि हमारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स नजीर है, लेकिन आज आप खुद देखिए उनकी पार्टी में वही लोग, वही अटल बिहारी वाजपेयी जी को साइड कर दिया गया, वही आडवाणी जी को साइड लाइन कर दिया गया। सबने देखा, मुरली मनोहर जोशी जी को जो उदाहरण ये गिना रहे थे, उनको अपनी ही पार्टी में किस तरीके से साइड लाइन करके एक कोने में बिठा दिया गया है। और जहां उनको जब आपने उनको कोने में बिठा दिया है तो उनके जो आप सिद्धांत और उनके जो उदाहरण की बात कर रहे हैं उसको भी पार्टी ने उसी तरीके से कोने में बिठा दिया है। और केवल ये कह देना कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत अच्छे उदाहरण पेश किए, तो मैं मानती हूं कि जो भारत देश की जो जनता थी वो आज ही समझदार नहीं हुई है, वो हमेशा से समझदार है। कांग्रेस पे उनको विश्वास था, कांग्रेस के नेताओं पे उनको विश्वास था, कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर बार-बार आज भी हम तो जनप्रतिनिधियों की समझदारी पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम तो आपको आगाह कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि भविष्य में आहट अच्छी नहीं आ रही है। ये इस वजह से मैं आप लोगों को एक कहना चाहूंगा कि हम लोगों के लिए सरकार है, हम लोग एक अलार्म पोजीशन में एक अलार्म बज चुका है जिसमें जिस तरीके सभी राजनीतिक दलों के लिए, सभी राजनीतिक दलों की मैं बात कर रहा हूं, अलोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और संविधान को ठेस पहुंचाने का काम जो इस समय किया जा रहा है वो हमारे लिए बहुत घातक है। और देखिए वर्तमान में जो केंद्र में जो सत्ता में है उसके समय पर जो काम हो रहा है, क्वेश्चन उस पर उठेगा, सवाल उस पर उठेगा, क्योंकि वो भविष्य देकर के जा रहे हैं। और अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को केंद्र हो चाहे राज्य हो, ज्योति जी केंद्र हो चाहे राज्य हो, ज्योति जी केंद्र हो चाहे राज्य हो, ये कोई भी कहे कि अब मुझे नहीं लगता है कि अंतरात्मा की आवाज के नाम पे कोई वोट भी डालता गया। वो दौर निकल चुका है कि अंतरात्मा की आवाज के नाम पर लोग खड़े भी हो जाते थे, पार्टी में भी बोलते थे। ये वक्त बदल चुका है। अब सबको मालूम है कि वोट कैसे डाले जाते हैं, अगर कोई पार्टी बदल के आता है तो किस तरह से आता है, समझ में नहीं आती। 3-3 महीने के अंदर अगर किसी आदमी का रुख बदल जाए, उसका मन बदल जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो गया जिस पार्टी के सिद्धांतों के आधार पे वो सिंबल लेकर के चुनाव लड़ा और 3 महीने बाद ही उसका मन बदल गया। ये कौन से घर वापसी की बात की जाती है? आप लोगों को तय करना है, ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि हमें राजनीति और लोकतंत्र की दिशा क्या तय करनी है। अगर इसी तरह से हालात चले तो मैं फिर कहना चाहूंगा आज का वर्तमान कल इतिहास होगा, वो आने वाला जो भविष्य होगा
वह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होगा जब तक आप लोगों के हाथों से चीजें जा चुकी होंगी। अभी भी वक्त है सही तरीके से हर राजनीतिक दल को, अंतरात्मा तो वहां होनी चाहिए, अगर कहीं भी कोई भी राजनीति तक गलत कर रहा है, एक मकसद उसी, हम कम से कम उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान लड़ा दी। हम कम से कम उस लोकतंत्र को बचाने के लिए तो उस आहुति में अपना योगदान दे। मुझे लगता है कि अंतरात्मा की आवाज तो वही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।